विनाशनतुं दिष्णया ममीशानं जगतः तस्तुखस्पतिं धियं भवसे भूमहे वयं भूखातुं तथा वेदसाम सत्यधीरक्षिता वायुर्तप्तः सप्तहि स्वतिन इन्द्रो प्रदशवाः सुखिनः पूर्णः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वक्रतश्वामरुतः प्रतिमातरः शुभं जलप्राणो विदधेतु जन्मयः मुनिदेवाः मनवः सूर्यचक्षुः विश्वेनो देवा अपसागमन्यः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाभ्रं पश्येमाक्षभिर्वृताः स्तुष्ट्वास्तस्तनुभिर्वृषेमहि देवहितं जलायुः शतमद्विशतमन्ति देवावतारश्चकार्यवसन्तरूणां भाव्यत्रासो यत्प्रतिकरो भवन्ति मानो मध्यायीरिकतायुरगन्तो होमति अदितिर्भौमदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभूत शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो भयं पुरुषन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वानिष्ट सुशान्तिर्भवतु ओम शांति शांति शांति। माँ शारदा को नमन करता हूँ, समर्थ मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी विजनों को नमन करता हूँ और माँ के चरणों में पंक्तियां समर्पित करता हूँ। स्वागत स्वर्ण का मुकुट भाल हो कि ये सुशोभित है, स्वर्ण का मुकुट भाल हो कि ये सुशोभित है, कंठ मोतियों की माल प्राण की जड़े हुए, वो कर्णों में भी स्वर्ण के हैं कुंडल विराजमान, भुज बंधु में अनेक रत्न है पड़े हुए, वेद का विशाल कोश कर में लिए हो अंग, वेद का विशाल कोश कर में लिए हो अंग, वीणा के श्रवण हित देव भी अड़े हुए, और स्वर्ण मेखला के साथ शुभ्र वस्त्र धारिणी माँ, स्वर्ण मेखला के साथ शुभ्र वस्त्र धारिणी माँ, घर जोड़ता सेवा में खड़े हुए, कि तेरे चरणों की रज पाना चाहता हूँ अंग, नित्य मुझे आकर चमत्कृत किया करो, ओ कीर्ति अविनाशी मुझको दे अमृत, मेरे लिए शब्द परिधान हो सिया करो, ओ छंदों की मैं लड़ियां पिरोता रहूं, और मुझे अपनी विपंचिका से स्वर भी दिया करो, अपनी विपंचिका से स्वर भी दिया करो, दोष व विकार जाल डाल के फसाले मेरे राजहंस को भी अम्ब को बहे दिया करो। माँ सरस्वती विपंचिका स्वरों से आप नित्य प्राणियों के चित्त में उमंग भर देती हो, वो साधकों व कला के पुजारियों के शीश पर आप ममता का हाथ अम्ब धर देती हो, वो दास हूँ कृपा करो मुझे बनाओ वाहन माँ, जिसको विवेक का महान वर देती हो, जिसको विवेक का महान वर देती हो, वो लोक में प्रसिद्ध हंस वाहन तुम्हारा, किंतु सत्य ये कि वाहन को हंस कर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत। अब वो शुभ समय भी आ गया है जब पुस्तक का लोकार्पण हो। मैं भावना जी से अनुरोध करता हूँ कि आए और सहयोग भी करें, और मन से अनुरोध करता हूँ कि कृपया पुस्तक के लोकार्पण का संपन्न किया जाए। आ जाइए
लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ और भाई अशोक शुक्लाचार्य जी से अनुरोध है कि जितने भी प्रेस मीडिया के लोग हैं सभी को जलपान की भी व्यवस्था कराते हैं, सभी उन्हें जाने देंगे। ये माँ की वंदना हुई, अतिथियों का स्वागत हुआ, पुस्तक का लोकार्पण हुआ और आप सभी का भी, आप सबका स्वागत हो। देखिए इसी बीच हमारे जो है बहुत वरेण्य कमलेश मौर्य मृत जी आए हैं, मैं उनका को नमन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और आप लोगों का भी अब स्वागत हो। उसके लिए मैं इस चेतना साहित्य परिषद के अध्यक्ष परम आदरणीय सरस कपूर जी को 4 पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रित करता हूं माइक पर। विकट के हैं साहित्यिक सूर, विकट के हैं साहित्यिक सूर, लुटाते आशीषों का नूर। विकट के हैं साहित्यिक सूर, लुटाते आशीषों का नूर। संस्था की गतिविधियां सकल बताएंगे श्री सरस कपूर। कवि और अपनी पुस्तक का लोकार्पण आज करवाया अमर कुमार श्रीवास्तव को, उनको बहुत बहुत बधाई। पुस्तक का नाम तो प्रेम अमर है, लेकिन मुझको लगता है अमर प्रेम है। हर पूरे सामाजिक सरोकारों से भरपूर है ये पुस्तक। आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे पुस्तक हैं। प्रेम तो भौतिक प्रेम भी है, दैहिक प्रेम भी है, एक है सब। 260 के आसपास पुस्तक है। आज मंच पर विराजमान डॉक्टर हरिशंकर जी मिश्र, अमिता दुबे जी, हमारे प्रिय मित्र अधीर जी अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर रहे हैं। अगर होती तो भगवान इनका तो स्वागत है ही। आप सबका जो आप यहाँ पधारे हैं, समस्त साहित्यानुरागियों और समस्त साहित्यकारों का मैं संस्था की ओर से और अपनी ओर से व्यक्तिगत स्वागत करता हूँ। हमारी ये संस्था सन 72 संभवतः यही महीना था, फरवरी 22 फरवरी। हाँ, 22 फरवरी को कुछ संविधान दिवस ये राष्ट्रीय दिवस भी होता है। और इस संस्था में हर महीने के हर सप्ताह के शनिवार को गोष्ठी होती है। ये कोरोना काल में भी अनवरत चलती रही है। हाँ, ये सब ऑनलाइन हो गई थी, लेकिन अब पुनः ऑफलाइन है।
का बहुत कुछ से मूर्ति को जलाने का इस काल में विशेष रूप से हमारे महामंत्री श्री प्रमोद द्विवेदी इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस संस्था के द्वारा समय समय पर अन्य बाहर से आए हुए प्रदेश से, देश से और बाहर से भी, कभी बाहर से माने विदेश से भी लोग आए हैं, रचनाकार आए हैं, उनका भी स्वागत किया गया है और उनके सम्मान में गोष्ठियाँ रखी गई हैं ताकि इसका वैविध्य सब लोग जानते हैं कि पहले शनिवार को क्या होता है, दूसरे शनिवार को क्या होता है। कायदे से तो इसका एक टेप हो जाना चाहिए कि हम हर बार वही दोहराते रहें कि पहला शनिवार पूर्वज प्रेरक कवि को समर्पित होता है। पहले हम उनको याद करते हैं, उन्हीं की वाणी वंदना से प्रारंभ करते हैं और उसके बाद अपनी वाणी वंदना तथा अन्य रचनाओं का प्रस्तुतिकरण हमारे यहाँ गोष्ठी में होता है। दूसरा शनिवार आलोचना के लिए है, किसी पर्व विशेष के लिए, किसी व्रत विशेष के लिए ये होता है कि दे दिया गया कि वर्षा नृत्य सुनाइएगा या श्रृंगार में सुनाइए। इस सप्ताह वही सुनाई जाएंगी और उसको रचनाएं नहीं पढ़ी जाएंगी। उसके बाद तीसरा शनिवार होता है प्रतिनिधि काव्य पाठ। प्रतिनिधि काव्य पाठ में अपने रचना संसार से, अपने रचना जगत से बढ़िया से बढ़िया रचना मंच पर, मतलब हमारी गोष्ठी के मंच पर प्रस्तुत की जाती है। सब लोग उसको आप उसका आनंद उठाते हैं, लेकिन ये आनंद आता तभी है जब पढ़ने वाला भी, जो पढ़ रहा है, उसको भी अपनी रचना पढ़ करके आनंद आ रहा हो। और प्रायः होता ही है। और कभी कभी पांचवां शनिवार होता है जिसमें एक समस्या का पद दे दिया जाता है और उससे ही संबंधित रचना होती है। इतना संक्षिप्त परिचय है हमारी संस्था का और इस नगर की ये प्राचीन संस्था है। नगर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे सीतापुर के संस्था हिंदी सभा इससे पुरानी, तो और नहीं समझते इलाहाबाद की संस्था और भी पुरानी थी। लेकिन अनवरत अगर कोई कार्य होता है और नियमित गोष्ठियाँ होती हैं तो वो हमारी चेतना साहित्य परिषद है, जिसका हम लोगों को गर्व है। बहुत बहुत ही कम शब्दों में आदरणीय सरसी ने अपनी बात कही, हम सबको संस्था के विषय में बताया। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये समय वो होता है जब किसी पुस्तक का लोकार्पण किसी कृतकार का होता है तो ठीक उसी प्रकार से उसको खुशी होती है जैसे पहली बार जब कोई स्त्री माँ बनती है तो उसको जो सुख प्राप्त होता है, बिल्कुल वही सुख प्राप्त हो रहा होगा अमर जी को। और उसके लिए उन्होंने कितनी प्रसव पीड़ा झेली है ये वो स्वयं आएंगे जब तो बताएंगे यहाँ माइक पर। और निश्चित रूप से जब कोई बाद में तो पुस्तकें निकलती हैं तो इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब पहली पुस्तक किसी कृतकार की आती है तो निश्चित रूप से उसको कोई भी अनुभव नहीं होता है, किस किस तरीके से जो है वो संजोता है, कैसे कैसे कहाँ से अनुभव प्राप्त करता है, किसका किसका सहयोग लेता है। ये सारी बातें हमारी समझ से इसको स्वीकार भी करना चाहिए। वो जब आएंगे यहाँ पर तो स्वयं बताएंगे कि उनकी साहित्यिक यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे यहाँ तक वो पहुँचे, क्या आगे वो करना चाहते हैं, कैसे है। और फिर उनसे ये भी अनुरोध करूंगा कि अपनी इस पुस्तक से कुछ काव्य पाठ भी वो थोड़ा सा करें, लोगों को बताएं। आकर के मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से उन्हें ही आमंत्रित करता हूँ कि कसी कब से साहित्यिक कमर,
कसी कब से साहित्यिक कमर, कहाँ से बहका मन का भ्रमर। कसी कब से साहित्यिक कमर, कहाँ से बहका मन का भ्रमर। सुमधुरिम काव्य पाठ के साथ बताएं आकर कविवर अमर। और मैं भाई हरि फैजाबादी जी से अनुरोध करता हूं जो आ जाएं, और ये बहुत शुभ समय है कि जब अपने आशीष की माला भाई अमर को पहनाएंगे। मां शारदे को नमन करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ कि आप दूर दूर से मेरे लिए आए, अपना कीमती वक्त निकाला। और सबसे पहले मंच को सादर प्रणाम करता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। ये मुकुलमान सर जी, आपका स्वागत है, बैठे ही आप बड़ी देर से आए, आपका स्वागत सबसे पहले करना था। मुकुलमान सर ने भी इसमें किताब में लिखा है। और सब मैं बहुत छोटा था, जब लगभग 15-16 साल से भी छोटा, तब मैं पहली कविता मैंने लिखी थी, मुझे याद है। तो मेरे पिताजी भी जीवित थे, चेतना साहित्य परिषद से जुड़े हुए थे, स्वर्गीय श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव जी। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित भी किया, मगर मुझे ये भी कहा कि मतलब अभी तुम्हें पहले पढ़ाई पर और नौकरी पर पूरा ध्यान देना है, फिर जब तुम्हारा कुछ करियर बन जाएगा तब तुम्हें इस पर ध्यान देना है, अभी नहीं देना है बहुत ज्यादा ध्यान। तो वो पत्रिका मुझे याद है, किसी पत्रिका में मेरी कविता छपी थी, मुझे याद भी नहीं कि आदित्य चतुर्वेदी अंकल ने, मेरे पिताजी के दोस्त थे, उन्होंने बताया कि अमर की कविता एक छपी है। तो उस पर शायद कुछ पारितोषिक भी मिला था, मगर पिताजी ने मुझे नहीं बताया कि ये पैसे के लालच में फिर यही करने लगेगा। और इसका हाई स्कूल इंटर के एग्जाम भी अभी नहीं हुए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मैं तो लिख ही रहा हूँ, तुम भी लिखना, मगर पहले अपना नौकरी वगैरह का इंतजाम पहले देखो। तो मैं तैयारी करता रहता था अपना, और जब भी गोष्ठियाँ होती थी तो चाहे मैं ट्यूशन भी जैसे पढ़ा रहा होता था, तो मैं मुझे टेम्पो से, रिक्शे से कैसे भी जाना पड़े, मैं किसी न किसी गोष्ठी में जाता जरूर था, और सबसे मेरा परिचय होता रहता था धीरे धीरे। और फिर इसी दौरान 2016 में मेरा गार्ड में चयन भी हो गया, मगर माताजी मेरी पैरालाइज हो गई थी। तो थोड़ा मैं यही सोच रहा था कि किसी तरह मैं ऑफिस में मेरा हो जाता तो अच्छा था। इसी बीच 3-4 साल में मेरा आँख का पावर थोड़ा बढ़ गया, तो मैं गार्ड से हट के ऑफिस में आ गया, और माताजी की भी सेवा हो सकी। अब लखनऊ में ही जॉब भी है, और फिर मैंने लेखन में अपना समय पूरा देने लगा। फिर तो अब नौकरी भी हो गई थी, तब आर्थिक भी मुझे परेशानी कोई नहीं थी। तब मैं हर गोष्ठी में जाता था। सत्यम सर से मुलाकात हुई, सत्यम सर ने मेरी मात्राएं सब सुधारी कि तुम लिख तो रहे हो, मगर मात्राओं का एक सब गड़बड़ कर रहे हो। सत्यम सर ने सुधारी, मृदुल सर ने सुधारी, गणेश मौर्य मृदुल सर बैठे हुए हैं, सादर प्रणाम करता हूँ सर आपको। तो सब मेरे सारे जानने में है, सबके नाम लूंगा तो समय लगेगा, वही डायलॉग फिर से मानना पड़ेगा, तो सबके नाम नहीं लूंगा, मगर सबसे मैं कुछ न कुछ सीखता रहा हमेशा, और सबने मुझे कुछ न कुछ सिखाया हमेशा, और सुधार होता रहा। अभी भी सुधार बहुत बाकी है, मैं ये समझता हूँ। मेरी पहली बुक है, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और कुछ मुक्तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी के स्वागत का एक मुक्तक जो इस बुक में है भी, कि पड़ गए अब यहाँ आपके शुभ कदम, क्या बात, पड़ गए अब यहाँ आपके शुभ कदम, सच कहे मान्यवर हो गए धन्य। वाह, हो रहे शब्द हर ओर ही ये ध्वनित स्वागतम स्वागतम।
कुछ मुक्तक आपके समक्ष रखता हूँ कि सबसे अलग जहां में पहचान है जरूरी, हिम्मत लगन परिश्रम पर ध्यान है जरूरी। जीवन कठिन परीक्षा हरदम सफल रहोगे, रखना मगर लबों पर मुस्कान है जरूर। शुक्रिया, आपको सारा प्रणाम किया है। बहुत बिजी रहता है शेड्यूल सबका। परेशानी अगर आए हृदय में धैर्य रखना तुम। ये संघर्षों का समय का लिखा गया मुक्तक के 2-2.5 साल में जो लिखा था कि परेशानी अगर आए हृदय में धैर्य रखना तुम। मिले धन संपदा तो भी नहीं अभिमान करना तुम। गलत उपयोग मत करना कभी भी शक्ति का अपनी। अलावा ईश के जग में किसी से भी न डरना। अलावा ईश के जग में किसी से भी न डरना। बहुत अच्छे। और कुछ प्रेम के मुक्तक भी हैं इसमें श्रृंगार के, वो एक दो पढ़ देता हूँ। याद आऊं मैं अगर तो मुस्कुराना मीत तुम, पर नहीं मेरे लिए आंसू बहाना मीत तुम। बस तुम्हारी ही खुशी में, बस तुम्हारी ही खुशी में है बसी मेरी खुशी। भूल से भी ये कभी मत भूल जाना। इस तरह तुमसे बताए मीत कितना प्यार है, चाह कर भी कह न पाए मीत कितना प्यार है। देख पाओ तो स्वयं भी तुम हृदय में देख लो, अब तुम्हें कैसे बताएं मीत कितना प्यार है। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। और कुछ मुक्तक और देख लीजिए कि मानते हैं हम गिराती ठोकरें, पर गिरा कर भी सिखाती ठोकरें। जब कभी अभिमान करता आदमी चूर कर पल में दिखाती ठोकरें। और अंतिम मुक्तक है जो जिसका शीर्षक निकला है जिसमें से कि यह सच है शिव है सुंदर है, सबके भीतर है बाहर है। यह सच है शिव है सुंदर है, सबके भीतर है बाहर है। कोई न मिटा पाया इसको, कोई न मिटा पाया इसको, प्रेम अजर है प्रेम। क्या बात, क्या बात है, बहुत सुंदर। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जोरदार तालियां भाई अमर श्रीवास्तव जी के लिए। और आदरणीय श्री मुकुल महान जी पधारे हैं यहाँ पर, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अभी
कहा कि पहले कुछ ऐसे मुक्तक सुनाए, कहा फिर अब प्रेम के मुक्तक सुनाऊंगा, और प्रेम के मुक्तक सुनाए जैसे ही वैसे ही सब लोग झूम उठे। सामने दादा बैठे हुए झूम झूम के सुन रहे थे। मैंने सोचा कि प्रभावी मुक्तक है जरूर। और वास्तव में जब तक कोई कभी श्रृंगार नहीं लिखता है तब तक ऐसा लगता है जैसे पूजा पूरी हो गई हो लेकिन आरती न हुई। तो इसलिए श्रृंगार एक है, उसको जो है जो भी कहा, जितनी भी प्रशंसा की जाए, श्रृंगार एक रस है, अपना एक महत्व है। रसराज कहा जाता है श्रृंगार को। और वैसे रसराज तो क्या कोई ऐसा लिखता है कि जो पढ़ता है वही लगता है रसराज, लेकिन ये अपना मानना है हमारा कि श्रृंगार में संयोग वियोग दोनों पक्ष होते हैं, लेकिन फिर भी उसको रसराज कहा जाता है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाता हूँ। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया ससुर उन्होंने काव्य पाठ भी किया। मैंने देखा कि जो स्वयं अच्छा मेरी सरला आसमा जी बैठी हुई है, बहुत अच्छा पढ़ती है, वो भी झूम रही थी। इसका मतलब आपकी आवाज में भी दम है। हाँ, संध्या त्रिपाठी जी बैठी हुई है, देखिए वो भी झूम झूम के सुन रही थी। आपको बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से अब हम चलते हैं, जब उनकी पुस्तक की कुछ समीक्षा हो, पुस्तक पर कुछ बात हो, पुस्तक पर कुछ चर्चा हो, निश्चित रूप से बड़ी ही तैयारी करके आए होंगे। मेरे समझ से मुख्य वक्ता की जिम्मेदारी होती है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर हम कहें तो मुख्य वक्ता की होती है, जिसके आज ये भूमिका निभाएंगे श्री भोलानाथ अधीर जी, जो वास्तव में हास्य और व्यंग्य के कवि हैं। लेकिन जब आप उनकी अपनी समीक्षा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे जो लोग नहीं जानते वो सिर्फ यही जानते हैं, हास्य व्यंग्य के अलावा तो कुछ शायद नहीं जानते। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, आज उनका भ्रम दूर हो जाएगा कि वो सब कुछ जानते हैं। अब सर्वज्ञ तो मैं नहीं कह सकता हूँ, जैसे भगवान नाराज हो जाए, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ अभी जब करेंगे तो सिद्ध यही करेंगे कि जैसे वो सर्वज्ञ ही हूँ। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ माइक पर कि शिल्प भावों का सीना चीर, शिल्प भावों का सीना चीर बनाकर मीठे मीठे खीर, शिल्प भावों का सीना चीर बनाकर मीठी मीठी खीर, परोसे बड़े प्रेम के साथ मुख्य वक्ता श्रीमान अधीर। बहुत धन्यवाद भाई प्रमोद जी। मैं जब मंच की ओर देखता हूँ, आचार्य डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जैसा विद्वान व्यक्ति अध्यक्षता कर रहा हो, विदुषी डॉक्टर अमिता दुबे जी हो, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन इतने विद्वान लोगों के बीच को ज्यादा कुछ कहना भी अच्छा नहीं है। हम जब श्रोता जनों के बीच में देखते हैं तो हमारे समागत स्वागत योग्य लोग हैं। आदरणीय अशोक पांडे, अशोक जी जैसे छंद सम्राट यहाँ बैठे हो, कमलेश मौर्य मृदु जैसे लोग बैठे हो, अवधेश गुप्त नमन भाई हमें दिखाई दे रहे हैं, मुकुल महान जैसे मेरे मित्र दिखाई दे रहे हैं, अरविंद ठाकुर दौड़ ही रहे हैं। खैर, मैं किसका नाम लूँ, यहाँ तक कि इस पुस्तकों के प्रकाशन में जिनका सहयोग रहता है, तिवारी जी हमारे बीच में है, मैं उनका भी विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। सर्वेश अस्थाना जी हमारे बीच में आ गए हैं, और लोग कहते हैं कि जिस समारोह में सर्वेश अस्थाना जी ना हो उसमें मजा ही नहीं आता है। मजा देने के लिए वो आ गए हैं, इसके लिए उनको विशेष बधाई, उनका स्वागत है। मैं कुछ बातें अलग से कहना चाहता था। भाई अमर श्रीवास्तव के पिताजी विपिन बिहारी श्रीवास्तव जी हमारे चेतना साहित्य परिषद के तत्कालीन उपाध्यक्ष गुरुचरण लाल, जिसे गुदड़ी के लाल से लोग कवि मित्र जानते हैं, उनके पड़ोस में रहते थे, किराए पर रहते, और तभी उनसे परिचय हुआ और वो चेतना साहित्य परिषद से जुड़े। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना आवास चिन्हट के पास बना लिया, जहां अमर श्रीवास्तव अब रहते हैं, तो वो वहां चले गए।
उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हुआ, लेकिन चिन्हट के पास एक कवि सम्मेलन हुआ जिसमें मैं भी था, राजेंद्र पंडित थे, अशोक गंगेटी थे, जहाँ तक मुझे याद आता है डॉक्टर सुरेश भी थे। तो उस समय पहली बार अमर श्रीवास्तव ने कविता पढ़ी और तब उम्र भी कम थी, लेकिन पढ़ने का अंदाज था। अभी आप लोगों ने उनका मुक्तक पढ़ने का ढंग देखा, जिस ढंग से वहां उन्होंने कविता पढ़ी उससे प्रभावित होकर सबसे पहले राजेंद्र पंडित उठे। राजेंद्र पंडित उठे, बोले दादा ऐसा है कि माला तो आप ही के हाथ से पहनानी होगी, इसलिए माला पहनाई जाए। इनका स्वागत किया। एक बार जब कोई परिचय नहीं हो किसी का, इसका राजेंद्र पंडित का, अशोक गंगेटी का, डॉक्टर सुरेश था, तब उनकी केवल एक रचना सुनकर ये मन में आए कि नहीं, इसमें तो बड़ा दम, इसका स्वागत होना चाहिए। वो एक ऐसा अवसर था जो संभवतः अमर श्रीवास्तव को बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने का समय। अभी मैं जब आपने मुझे ये पुस्तक दी कि इस पर आपको बोलना है, जब मैंने इसको देखना शुरू किया, डॉक्टर गोपाल कृष्ण मृदुल जैसे बड़े साहित्यकार ने जिसकी भूमिका लिखी हो, मुकुल महान जी का भी उस पर आलेख है, और कई मित्रों का आलेख, सूर्य प्रकाश का भी शायद है, सूर्य कुमार पांडे का, अध्यक्ष जी का तो है ही, जी का भी, हाँ, राम दक्षिण सिंह जी का, डॉक्टर अशोक अज्ञानी का, मुकुल महान जी का है, केशव प्रसाद सत्यप का है। तो कितने लोगों ने इस पर पहले से कुछ लिखा है, और कितना कुछ लिखा है कि उसमें ज्यादा जोड़ने घटाने जैसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कोई कवि जब कोई पुस्तक लिखता है, हमने भी 5-7 किताबें लिखी, और भी मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं जिन्होंने 12-13 कविता लिखी होगी, कुछ ने तो, हमारे मृदुल जी ने तो 23-20 के करीब लिख डाली है। लेकिन प्राय हर कवि वाणी वंदना से प्रारंभ करता है, सरस्वती की वंदना कर ली, हमारा काम पूरा। लेकिन इन्होंने ये नहीं, इन्होंने क्या किया, शारदा की वंदना की, गणेश की वंदना की, श्री राम की वंदना की, श्री कृष्ण की वंदना की, गणेश जी की वंदना की, शिव की वंदना की, पृथ्वी की वंदना की, भारत माता की वंदना की। इनसे हमें प्रेम है, हमें ईश्वर से भी प्रेम है, जिनसे जिनसे हमें प्रेम है, जिनसे हमें प्रेम करना है। भगवान बुद्ध की इन्होंने वंदना, भगवान बुद्ध के बारे में भी उनसे हमें बड़ा ज्ञान हुआ, इससे कुछ पाया है, माता पिता की वंदना की। तो ये जो एक प्रयास था, ये मुझे एकदम से अलग लगा, प्रेरक लगा। सबके लिए जो भी कोई पुस्तक लिखता है, जिनसे जिनसे प्रभावित हुआ, जिनसे जीवन पाया, उनकी वंदना। और किससे प्रेम होता है? हमें जल से प्रेम है, जल के बिना जीवन नहीं है, तो जल संरक्षण भी इनका विषय। वृक्ष अगर नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, तो वृक्षारोपण भी इनका विषय रहा। एक पुस्तक उस पर भी, जहां से कुछ दे सकते, मनुष्य में ईश्वरत्व तो आ सकता है, ये भावना इन्होंने अपने एक पुस्तक में दी कि ईश्वरत्व तो मनुष्य में आ सकता है अगर वो ऐसा ऐसा बनने का प्रयास करे। तो ये प्रेरक बातें हैं जो इस में लिखी गई। अभी मैंने कोई कागज नहीं निकाला है, मेरी आदत जरा एक टेम्पोर बोलने की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कविता हृदय से निकलती है और हृदय तक जाती। मस्तिष्क का उपयोग कविता लिख लेने के बाद होता है। मात्रा ठीक है कि नहीं ठीक है, तुकांत तो नहीं गड़बड़ हो गए, ये सब बातें बाद में आती है। पहले आती है कविता हृदय में,
भाव हृदय में उपजते हैं और वो उपजे हुए भाव हम दूसरों तक पहुंचाते हैं जब, तो कोशिश करते हैं कि इस लायक हो जाए कि दूसरे को उंगली उठाने की जरूरत न पड़े, तब वो मात्रा और ये सब देखते। अमर भाई ने इसका विशेष ध्यान रखा और इसके लिए उन्होंने जैसे बताया, उन्होंने स्वयं कि वो सत्यम से मिले और उसके बाद गोपाल कृष्ण शर्मा मधुर जी के आवास तक गए, उनसे बहुत कुछ ग्रहण किया। तो ये बहुत अच्छी बात। हम अपने को कभी परिपूर्ण न समझें, हम अपने को ऐसा न समझे कि हमने सब जान लिया है। दादा कमलेश जी बैठे हैं, वो तो समय समय पर लोगों को ये बताते रहते हैं कि यहाँ ये कम है, इसको और सुधारना। ये बहुत अच्छी बात। हम किसी लिए कहें, अशोक पांडे जी बैठे हैं, एक दिन मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आपके परिवार में कोई ऐसा भी है जो छंदकार नहीं है, तो फिर इनके पिताजी कमलेश जी का कहना ही क्या। तो इनके परिवार में मैंने देखा हर एक बच्चा, लड़का, यहाँ तक कि अगर कोई लड़का नहीं तो लड़की भी छंद लिखती है, इनके परिवार का ये। मैं उसी बात को फिर से कहना चाहता हूँ कि भाव सबके हृदय में उपजते हैं। ऐसा नहीं कि जो कविता नहीं लिखता उसके हृदय में भाव नहीं उपजते हैं, लेकिन वो कविता लिखे, कहानी लिखे, क्या लिखे, लिखे भी कि ना लिखे, ये उसकी मर्जी पर। मैं एक दिन, ये जबरदस्ती का रेफरेंस है, डॉक्टर अमिता दुबे जी यहाँ बैठी हैं, इनकी एक कहानी की पुस्तक थी धनुक के रंग, हमें देखने का अवसर मिला। मैंने इनकी कविताएं भी सुनी हैं एक आध बार मंच पर, लेकिन जब मैंने उस रचना को देखा तो मैंने देखा हृदय के भाव कहानी में किस तरह डाले जाते, वो भी एक कला। कविता तो कला है ही है। निबंध जो लिखते हैं वो अपने भाव को किस तरह उसमें पिरोते हैं, वो भी एक कला है। हर आदमी निबंध नहीं लिख सकता, क्योंकि निबंध लिखने में भी कुछ गुणों का समावेश होना आवश्यक है। भाई अमर श्रीवास्तव के हर मुक्तक में, मैं किस मुक्तक का नाम लूं, अब मैं जेब से छोटा सा कागज निकाला जिसमें कुछ मुक्तकों के लिए हमने मुक्तक तो नहीं डाले, लेकिन उसकी संख्या डाल दी। बलिदानियों को, स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनको क्या प्रणाम नहीं करना चाहिए? उसके लिए इन्होंने एक मुक्तक, जो इसमें 101 नंबर के मुक्तक पर है, बलिदानियों के लिए इन्होंने लिखा। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। आजकल तो चुनाव के दिन है, चुनाव में तो हर पार्टी वाले बेरोजगारी का जिक्र करते हैं। बेरोजगारी पर इनका 67 नंबर पे मुक्तक है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ ताकि ये आप देखें कि जो मैं कह रहा हूँ वो कैसे इन्होंने सोचते थे कि पढ़ाई अब मिलेगी नौकरी, सोचते थे कि पढ़ाई अब मिलेगी नौकरी, कष्ट सारे दूर होंगे, अब मिलेगी नौकरी, किंतु अब तक कुछ न पाया। माँ पिता भी पूछते कब करोगे तुम कमाई, कब मिलेगी नौकरी। बेरोजगारी पर चोट करने का जो ढंग है, हम सर्वेश्वर थाना जी, मुकुल महान जी जैसे व्यंग्यकार, गोबर गणेश भी हमें दिखाई दे रहे हैं। व्यंग्यकार जो है इसी बात को और ढंग से कहता, लेकिन उन्होंने एक मुक्तक में भी ये कह दिया जो जितनी पीड़ा देनी थी वो दे दी कि माता पिता भी पूछते हैं कब करोगे तुम कमाई, कब मिलेगी नौकरी। अब वो नौकरी कोई उसके हाथ में थोड़ी है कि ले ले, लेकिन नहीं है। उसी तरह से प्रेम पर तो बड़े मुक्तक हैं, उन्होंने लिखे भी हैं, विरह पर भी हैं। एक और मैं श्रृंगार पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि श्रृंगार के कुछ इन्होंने बाल श्रम, ये भी एक समस्या है देश, इस पर भी उनकी निगाह गई। 224 नंबर के
उसमें मुक्तक में उन्होंने इस बात को डाला जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कहाँ कहाँ नहीं गया। बचपन में ही इनके हाथों में छाले पड़ जाते, बचपन में ही इनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। विद्यालय का द्वार कभी भी देख नहीं ले पाते हैं। भले खूब उन्नति कर ली है आज के भारत ने, किंतु बाल मजदूरों को कि हम देख पछताते हैं। तो कितनी बढ़िया बात है। करुण रस जिसको कहते हैं वो यहाँ दिख गया। बाल श्रम में जहाँ श्रृंगार आप लोगों को दिख रहा था, वहाँ एक करुण रस भी दिख गया। जनसंख्या विस्फोट हमारे देश की बड़ी समस्या, वो भी इनकी निगाह से चूका नहीं है। 229 नंबर के संभवतः 229 नंबर के मुक्तक में नहीं और 229 में जनसंख्या विस्फोट। हाँ, खाने को भोजन न मिलेगा, पीने को जल भी न मिलेगा, बढ़ती जनसंख्या न रुकी तो 34 से विनाश दिखेगा। तो कहाँ कहाँ इनकी निगाह नहीं गई। कहने को तो ये श्रृंगार रस अमर प्रेम है, श्रृंगार रस की कविताएं होंगी, उन्होंने श्रृंगार रस पढ़ा भी। लेकिन मैंने देखा कि कविता के जो जो क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों पर इनकी निगाह गई। चाहे दहेज विरोध, दहेज विरोध हालांकि नियम तो बहुत दिनों पहले पास हो गया है, लेकिन लोग अब भी दहेज मांगते हैं और देने वाले देते भी हैं। तो दहेज विरोध का भी इन्होंने एक पुस्तक इसमें डाला। क्या नहीं डाला, मैं तो यही देख देख के कह रहा था कि लोग इसको श्रृंगार रस का एक पुस्तक कह रहे थे। ये विभिन्न प्रकार का बसंत पर इनका एक बड़ा प्यारा मुक्तक, जो प्रश्न संख्या मुक्तक संख्या 37 है, हुई 37। तो उस पर एक बसंत पर मुक्तक था। मौसम सुहावना है, देखो बसंत आया, उपवन लुभावना है, देखो बसंत आया, सौंदर्य से भरे हैं ये दृश्य प्राकृतिक सब, सुंदर भुवन बना है, देखो बसंत आया। बसंत पर इनका है। एक और बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है अनवरत प्रयास करिए, रुकिए नहीं अपने प्रयास में। ये सबसे बड़ी सीख है हर आदमी के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा से बड़ा हो, उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास करना ही चाहिए। इसके लिए इन्होंने बड़ी मेहनत की है। 28-29 नंबर के मुक्तक में इन सब बातों को उन्होंने लिखा है। मैं इसलिए इन सब बातों का जिक्र कर रहा हूँ कि कवि को अपनी किताब में किसी एक रस के रूप में सीमित मत समझिए। अमर श्रीवास्तव ऐसे कवि हैं जिनका ध्यान देश की सभी समस्याओं पर तो है ही, और ये मानते हैं ये समस्याएं इसलिए हैं कि हम देश से प्रेम करते हैं। अगर हम देश से ना प्रेम करें तो तुम्हें भी जाए सब, हमसे क्या मतलब। लेकिन हम देश से प्रेम करते हैं तो देश की सारी समस्याओं पर ध्यान रखें। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बधाई देता हूँ अमर श्रीवास्तव से, और मुझे पूरी आशा है कि आगे चलकर इनकी जो कृतियां आएंगी वो बहुउद्देशीय और बहुउपयोगी होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। जो कह रहे थे कि अमर जी ने इसमें बहुत वंदना की है, माता पिता की वंदना, चित्रगुप्त की वंदना। 2 साल और बाद आती है पुस्तक, तो हो सकता है कि वंदना इसमें और बढ़ जाती है, क्योंकि अभी वैवाहिक जीवन में नहीं बने, इसलिए वंदना छूट रही है, कि किताब में आएगी। लेकिन ये बड़े सौभाग्यशाली है कि आज देखिए डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी भी और श्री विपुल महान जी दोनों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं दोनों लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ
या अमर को एक आशीष की माला एक आप लोग पहना दे ताकि ये भविष्य में और अच्छा लिखें और अच्छा करें। कृपया आदरणीय मुकुल महाजी, डॉक्टर सर्वेश राणा जी और अशोक जी शाबाश करें। जितना आशीष मिलेगा उतना आप फलेंगे फूलेंगे निश्चित रूप से। और ये तो सब चलता रहता है, ये तो अनवरत प्रक्रिया है ही। साहित्य में कोई ये कह नहीं सकता कि हम बिल्कुल पूरे हैं। कहीं पर किसी ने कहा है कि लिख लिख परिहो 100 खर्रा तब आई कविता का खर्रा। तो शुरू में लगता जरूर है कि जो कुछ हमने लिखा कागज मोड़ के रखा कि हमसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है। फिर जैसे जैसे ज्ञान होता जाता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, कुछ लोगों का और हो, लेकिन जैसे जैसे अनुभव होता जाता है थोड़ा और इसमें हम इस साहित्यिक समुद्र में गोते लगाते जाते हैं, वैसे वैसे लगता है कि अरे ये क्या लिख रहे थे भाई, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। तो धीरे धीरे अनवरत चलता रहेगा और ईश्वर करे आपकी लेखनी इसी तरह जो है फलवती और बलवती हो। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं बढ़ता हूँ जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर अमिता दुबे जी, मैं उनसे भी आग्रह करूँ जो कि उनके कई पुस्तकें, कितनी पुस्तकें हो गया 35 पुस्तकें उनके प्रकाशित है। तो मैं चाहता हूँ पहले इस बात के लिए एक बार जोरदार तालियां। निश्चित रूप से उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में जिन्हें चुना, अब उनके जो बात आएगी वो बहुत ही छन करके कुछ न कुछ आएगी। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं भी आमंत्रित करता हूँ कि चलो अब मुख्य दिशा को कहें, चलो अब मुख्य दिशा को कहें, विचारों की सरिता में बहें। चलो अब मुख्य दिशा को कहें, विचारों की सरिता में बहें। कृति व कवि के प्रति अब 2 शब्द माननीय अमिता जी कहें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमोद द्विवेदी जी, परम सम्माननीय मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। चेतना साहित्य परिषद द्वारा एक युवा कवि अमर श्रीवास्तव की ये पुस्तक प्रेम अमर है के लोकार्पण की शुभ बेला है। आदरणीय डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी, सरस कपूर जी, भोलानाथ अधीर जी इस मंच पर विराजमान है और इसका संचालन कुशल हाथों में है। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम अपनी सफलता की चरम परिणति को प्राप्त होगा, ये मेरी शुभकामना है और यही आशा भी है। अमर श्रीवास्तव से मेरा परिचय कुछ वर्ष पूर्व पुस्तक मेले के मध्य हुआ। कोई कार्यक्रम चल रहा था और इन्होंने पर्ची पे अपना नाम देके दिया कि दीदी जी मैं भी कविता पढ़ना चाहता हूँ। और संयोग था कि आपको अवसर मिला और आपने बहुत सुंदर अपनी प्रस्तुति दी। तब से ये संबंध एक रचनाकार एक संपादक का, एक रचनाकार एक रचनाकार का और सबसे अलग एक मनुष्य का मनुष्य से जुड़ता चला गया, प्यारा होता चला गया। भाई अमर श्रीवास्तव की जब पुस्तक आकार पाने लगी तो इन्होंने एक आग्रह मुझसे भी किया कि 2 शब्द आप इस पुस्तक पर अपने लिख दें। तो मैंने इनसे शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की पुरस्कार योजना से इस पुस्तक को कठिनाई हो जाएगी अगर मेरे शब्द होंगे इसमें। अच्छा है कि आपको पुरस्कृत कर हम
शुभकामना दे और सारा साहित्य जगत आपके साहित्य को सराहे, यही मेरी शुभकामना है और यही आपका। जहाँ तक पुस्तक की बात है, भोलानाथ नदीर जी ने बहुत विस्तार से बात रखी, फिर भी कुछ बातें मैं कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो इस पुस्तक का बहुत सुंदर आवरण है, हम सब ने देखा। प्रेम का रंग लाल, गुलाबी, पीला होता है, लेकिन प्रेम का सबसे गहरा रंग सफेद होता है, क्योंकि उसमें इंद्रधनुष के रंग छुपे होते हैं। तो प्रेम अमर है मुक्तक संग्रह में इंद्रधनुष के 7 रंग छुपे हैं। अभी अजय जी मेरी पुस्तक धनु के रंग की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि इंद्रधनुष में केवल 7 रंग नहीं होते, उन 7 रंगों को मिला के भी अनेक रंग होते हैं, जो जरा जरा से स्पर्श से अलग अलग रंग लेते हैं, जिनमें प्रेम के रंग होते हैं, उदासी के रंग होते हैं, समर्पण के रंग होते हैं, विछोह के रंग होते हैं, ममताली और दुर्गता के भी रंग होते हैं। तो जीवन के सभी रंग इस प्रेम अमर है काव्य संग्रह में है, मुक्तक संग्रह में है, और जिसका मुख्य रंग प्रेम है, जो अमर के हाथों सृजित हुआ है। और निश्चित रूप से जैसा कि अभी बात आ रही थी कि सबकी वंदना की एक वंदना रह गई, तो जब इनके जीवन में वो वंदना का अवसर आएगा तो वो प्रेम भी अमर होगा, यही हम लोगों की शुभकामना है। और जब इनकी अगली पुस्तक आए तो हम उस अमर प्रेम के साथ ही इनको शुभकामना दें, ये भी आशीर्वाद है। और जैसा कि ये पहली पुस्तक है और मुक्तक का जो सुंदर कलेवर है, उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, एक मुक्तक एक भाव को पूर्ण करता है। कभी कभी जो बात 10, 12, 15 प्रश्नों की कविता नहीं कह पाती, 20, 25, 50 शब्दों के प्रश्नों की कहानी नहीं कह पाती, 200, 400, 500 प्रश्नों के उपन्यास नहीं कह पाते, वो छोटी सी मुक्तक में बात पूर्ण हो जाती है और जीवन भर हम उसका स्मरण करते हैं। इस मुक्तक में, इन मुक्तकों में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो इनके शब्दों का चयन है। जिस भाव में ये बहते हैं, उस भाव के लिए समुचित शब्द का प्रयोग ये करते हैं, ये इनकी लेखनी की सार्थकता है। और ये सीखने के क्रम में निरंतर अग्रसर होते रहते हैं, ये इनकी आगे बढ़ने की और सतत सक्रिय रहने की कुंजी है। मेरा तो हिंदी संस्थान में 92 से मैं हूँ, एक लंबा अनुभव है और समय समय पर अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न जाति प्रजाति के साहित्यकारों से मिलने का सुअवसर, उनसे बातचीत करने का सुअवसर मिलता रहता है। मैंने देखा है कि अनेक ऊंचाइयों पर बैठे प्रतिष्ठित रचनाकार, अगर उनकी रचना में कोई संशोधन कर दिया जाता है और उनसे पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप कोई रचना किसी पत्रिका के लिए देते हैं तो उसमें संपादक का विवेक लेखक रचनाकार से ऊपर होता है, क्योंकि संपादक को केवल एक रचना नहीं देखनी होती, उसे पूरी पत्रिका के कलेवर के अनुसार उसको सजाना होता है। भाई सर्वेश्वर साहनी जी भी इस बात को समझ सकते हैं और अभी जो लोग संपादक हैं वो इस बात को जानते हैं। तो अनेक अवसरों पर ऐसा होता है कि प्रतिष्ठित रचनाकारों की रचनाओं के शीर्षक बदल जाते हैं,
कभी उनकी कहानियों के या आलेखों के वो अंश हटा लिए जाते हैं जो संपादक की दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होते या समाज के लिए उपयोगी नहीं होते। वे कभी कभी किसी प्रकार की नाराजगी या अपने अनिच्छा व्यक्त नहीं करते और सहर्ष उस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि संपादक ने अगर उसमें कोई संशोधन किया है तो निश्चित रूप से रचना और उत्कृष्ट हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जिनकी पहली रचना होती है और उन्हें उनकी कोई वस्तु में, कोई उनके तथ्य में या कोई अन्य प्रकार की स्थितियों में कोई संशोधन अगर अपेक्षित होता है और संपादक की ओर से कर दिया जाता है तो वे अपेक्षा करते हैं और नाराजगी व्यक्त करते हैं कि उनसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वो सरस्वती के पुत्र हैं और उनकी लेखनी ब्रह्मा की लेखनी हो जाती है शायद। तो मेरा कहना ये है कि जीवन में हम हर क्षण सीखते हैं और निरंतर सीखते जाने की ही प्रक्रिया साहित्य सृजन है। अनुभव सबके पास है, अनुभूतियों का खजाना सबके पास है, लेकिन उन अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने की क्षमता माँ वीणा पाणी विरजू को देती है। और शायद तभी कहा जाता है कि जहाँ सूरज नहीं जा सकता वहां तक, उस अंधकार के कोने तक कवि की या साहित्यकार की दृष्टि जाती है। मैं भाई अमर श्रीवास्तव को बहुत शुभकामना देती हूँ कि उन्होंने निरंतर सृजनशील रहने की प्रक्रिया में उन गुणों को अपने अंदर समाहित किया है जो उन्हें निश्चित रूप से बहुत आगे ले जाएंगे। उनकी विनम्रता, उनका निरंतर सीखते रहने का जो भाव है वो हम सबके लिए अनुकरणीय है, क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी नया सीखने की आवश्यकता तो हम सबको है। कुछ मुक्तकों की बात करूं तो रात दिन दिल कहे देखता ही रहूं, रात दिन दिल कहे देखता ही रहूं, मीत में बस तुम्हें देखता ही रहूं, और कुछ देखने की तमन्ना नहीं, एक अटक बिन थके देखता ही रहूं। ये श्रृंगार की पंक्ति भी हो सकती है और स्वयं को एकाग्रचित्त करने की पंक्ति भी हो सकती है, जिसमें कि साहित्य सृजन की परंपरा को निरंतर अपने में जीने की आकांक्षा कवि के हृदय में। अनेक सामाजिक सरोकारों से जुड़े उनके मुक्तक हैं। मैं इतना लाचार नहीं होता, मैं इतना लाचार नहीं होता, गम से यूं बेजार नहीं होता, काश न तुमसे नजर मिली होती, काश कि तुमसे प्यार नहीं होता। ये प्यार की विवशता है, समाज की विवशता है, और ये काश बहुत संभावना है। बहुत संभावनाओं के साथ वे अपनी पंक्तियां कहते हैं। इनकी वंदना की पंक्ति है, ईश ये जिंदगी दी हुई आपकी, ईश ये जिंदगी दी हुई आपकी, धूप भी आपकी, छांव भी आपकी। बहुत सुंदर बात है यहाँ पर। धूप भी आपकी, छांव भी आपकी, गम नहीं कुछ मुझे डूब जाऊं अगर, गम नहीं कुछ मुझे डूब जाऊं अगर, है नदी आपकी, नाव भी आपकी, है नदी आपकी, नाव भी आपकी। समर्पण की ये पंक्तियां हैं, और इस तरह का समर्पण हमारे मन से तभी निकल पाता है जब हम संतोष की नाव में बैठे होते हैं, और वो नाव कभी नहीं डूबती। बहुत कुछ पाने की आकांक्षा, बहुत कुछ छू लेने की कोशिश
हमारा संतोष, हमारे उत्कर्ष को अगर एक और, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम संतोषी हो जाएंगे तो आगे बढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो हमारा प्राप्य है अगर उसे भाग्य मानकर और अधिक आगे करने की इच्छा की जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और एक कवि के रूप में, एक रचनाकार के रूप में, प्रेम अमर है मुक्तक संग्रह के रचनाकार अमर कुमार श्रीवास्तव जी को ये सफलता मिले, यही मेरी शुभकामना है। मुझे लगता है कि एक रचनाकार के लिए एक अनजान पाठक अगर उसके किसी भी पंक्ति पर कोई अपना संदर्भ देता है, अपनी बात कहता है, तो उससे बड़ा पारितोषिक कोई नहीं होता। और इस पारितोषिक का आनंद भाई अमर को मिले, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर अमिता जी के लिए। निश्चित रूप से उन्होंने कवि और कविता दोनों के विषय में उन्होंने प्रकाश डाला। वास्तव में कवियों के विषय में कुछ भ्रांतियां भी फैली हुई हैं समाज में। जैसे लोग कहेंगे कि अरे कवि हैं, कोई कहेगा सनकी है, कोई कहेगा पागल है, तमाम तरीके की। दरअसल ये हमारे कानपुर के कवि हैं जो के अग्निहोत्री जी, उनकी तो कविता है कि मेरी साली ने मुझसे पूछा, जीजू कवि और पागल में क्या अंतर है? तो मैंने कहा कुछ नहीं। तब तक कहते हैं कि मेरी पत्नी ने कहा कि अंतर है। मैंने पूछा क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा कि पागल ठीक हो सकता है। इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता यह है कि आप सब कुछ देख करके बन सकते हैं। आप मेहनत करके आईएएस पीसीएस की तैयारी करके आप आईएएस पीसीएस बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन आप चाहते हुए जब तक माँ की कृपा नहीं होगी, ईश्वर की कृपा नहीं होगी, आप तब तक कभी नहीं हो सकते। ऐसे ही नहीं, नीरज जी जैसे व्यक्ति ने लिख दिया कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। अमेरिका के एक विद्वान है जिन्होंने कहा, कविता के विषय में कहा कि पोएट्री इज द डिक्टेशन ऑफ गॉड। उन्होंने कहा अपने आप कुछ नहीं लिखता है, ये तो गॉड डिक्टेट करता है। जो केवल कवि होता है वो अनुभव करता है और उसको लिखता है। तो कवि की वास्तव में ये भूमिका होती है। निश्चित रूप से हम सबको भी गर्व होना चाहिए कि कब से कब इस कवि कुल में हम लोग सम्मिलित हैं, कवि कुल में हम लोगों ने जन्म लिया। अब मैं अध्यक्ष जी को बुलाऊंगा, लेकिन उससे पूर्व एक काम मैं चाहता हूँ। इस कृत में जिन्होंने बहुत सुंदर सी भूमिका लिखी है, डॉक्टर मृदुल शर्मा जी हमारे मध्य बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ उनके भी दो शब्द यहाँ पर हो जाएं, आकर के दो शब्दों में आशीष को भी कृतज्ञता देते। और इस पुस्तक के विषय में शायद जितना वो बता सकते हैं, तो बचा होगा निश्चित रूप से बताएंगे आकर के। नगर के प्रतिष्ठित साहित्यकार बंधु, सब कुछ बोल दिया गया, मुख्य वक्ता भी बोल दिए, उसके बाद कुछ बोलने को रह जाता है। ये नहीं करता कुछ रह जाता। मैं थोड़ी सी बात उम्र के विषय में कह अपनी बात समाप्त कर दूं कि मेरा इनसे बहुत पुराना परिचय नहीं है। 1.5 साल पहले इनका एक फोन आया और इन्होंने मात्रा के विषय में कुछ जानकारी चाहिए। या अक्षर है तो वो कहाँ पर मात्रा भाग कम हो जाता है, कहाँ नहीं होता है। तो मुझे जानकारी थी उसके हिसाब से मैंने इनको बताया। और साथ ही नगर के कुछ अन्य विद्वान साहित्यकारों के नाम भी इनको बताए कि अगर मेरी बात आपको समझ में ना आ रही हो तो आप इनसे भी अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। उसके बाद ये बड़ी ज्ञानवर्धक पुस्तक तुकबंदी में लिखकर हमारे पास लाए, इसको देख लीजिए। तो पुस्तक में तो बड़ी जानकारी थी, लेकिन कविता से उसका कोई संबंध नहीं था। तो हमने कुछ असहमत व्यक्त की कि कविता का जन्म संवेदना से होता है, उसका ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं। काव्य
में कुछ जानकारी आ जाए, सहयोग बस तो आ जाए। बाकी कविता का ये उद्देश्य नहीं होता है कि वो कोई जानकारी आप तक पहुंचाए, वो भावना की चीज है। और इन्होंने मेरी वो बात मानी और उसका प्रकाशन रोक दिया। तो बातचीत में पता लगा कि हमने पूछा भैया और क्या आप लिखते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम कुछ मुक्तक लिखे हैं। तो मुक्तक आप लोग जानते हैं इतना बढ़िया छंद है, हालांकि ये हिंदी का अपना छंद नहीं है। अभी 100 वर्ष पहले ये छंद हिंदी में आया है और हिंदी के प्रथम महाकवि हरिऔध जी ने चौथे चौथे और चौखे चौथे सन 1920 के आसपास ये पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई 2022 में। करीब 100 साल हुए इस छंद को, लेकिन वो इतना प्रभावपूर्ण, एक तो उसका शब्द बहुत सरल और एक पूरी बात को एक छोटे से छंद में कह देने की क्षमता। तो जैसे बुलेट काम करती है उस तरीके से छंद काम करता है मुक्तक छंद। तो हमने इसे कहा कि इससे बढ़िया क्या है, आप ये लिखो। द्विवेदी युग के तमाम कवियों ने मुक्तक लिखे और कुछ मुक्तक तो ऐसे लिखे गए कि पहले, दूसरे और चौथे में तुकान था। कुछ मुक्तक ऐसे भी लिखे गए जिनमें दूसरे और चौथे पंक्ति में तुकान था। जैसे सनई जी का एक मुक्तक है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। तो ये दूसरी चौथी पंक्ति में तुकान था, लेकिन यह बहुत प्रचलित नहीं हुआ क्योंकि गेयता में वो पहली, दूसरी और चौथी लाइन के तुकान में ज्यादा गेयता बनती है, इसलिए उसका ज्यादा प्रयोग हुआ। और शायद ही कोई ऐसा कवि हो जिसने 10-20 मुक्तक न लिखे। और कई तो ऐसे कवि हैं जिन्होंने 1-1 हजार मुक्तक लिखे हैं। अभी इंदौर के वो चंद्रशेखर विराट जी थे, उनका 1000 से ज्यादा मुक्तक लिखा। झारखंड के मधुसूदन साहा जी हैं, उन्होंने 1000 मुक्तक लिखा। लखनऊ नगर में ही डॉक्टर अजय कुसुम है, अभी उनकी पुस्तक हमने देखी 600-650 मुक्तक। खैर, तो मुक्तक हमने इनसे कहा कि बढ़िया शब्द है और शुरुआत करने के लिए, और इन्होंने बड़ी तेजी से करीब 1 साल के अंदर 250 से अधिक मुक्तक लिखे। और केवल मुक्तक ही नहीं लिखे, मतलब इनकी उन मुक्तकों में दृष्टि की व्यापकता दिखाई दी। तो वो कवि जिसमें जिज्ञासा हो, जिसकी दृष्टि में व्यापकता हो और जिसको कुछ कर गुजरने का जुनून हो, वो निश्चय ही बहुत आगे जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अमर के रूप में आने वाले दिनों में लखनऊ नगर को एक बहुत अच्छा कर मिलेगा और ये हमारी शुभकामना भी है। मैं मां सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनको एक समर्थ और श्रेष्ठ कवि के रूप में सजाएं, संवारें और ये इसी प्रकार से श्रेष्ठ साहित्य का सृजन करते रहें। धन्यवाद। और आप जिनकी बारी है यहाँ कुछ कहने की, वास्तव में चेतना साहित्य परिषद पर उनकी बड़ी कृपा रहती, हम सब पर बड़ी कृपा रहती। जब भी मैं कोई निवेदन करता हूँ तो किसी न किसी तरीके से अस्वस्थ रहते हुए भी उसको मान लेते हैं और मैं उसको निवेदन कहता हूँ या मैं जिद करूँ, ये दोनों अधिकार मुझे उन्होंने दे रखे हैं। फिलहाल वो मान लेते हैं कि किसी भी तरीके से मैं कुछ भी कहता हूँ कि हाँ आना है डॉक्टर साहब आपको। कभी एक बार कभी जल्दी में आप आंखों का ऑपरेशन वगैरह कुछ होना था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, आए। निश्चित रूप से उनकी बड़ी कृपा है। आज हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से उन्हें आमंत्रित करता हूँ यहाँ माइक पर। हम सभी जिनके बड़े कृतज्ञ, हम सभी जिनके बड़े कृतज्ञ, काव्य के जो अतीव मर्मज्ञ। हम सभी जिनके बड़े कृतज्ञ, काव्य के जो अतीव मर्मज्ञ। निवेदन है दोनों कर जोड़, मिश्र जी पूर्ण करे यह यज्ञ। डॉक्टर हरिशंकर। प्रमोद जी ने
आज ये बड़ा सुखद और शुभ अवसर है। इसमें श्री अमर कुमार श्रीवास्तव अमर पुस्तक का प्रेम अमर है इसका लोकार्पण संस्था के अध्यक्ष वरिष्ठतम साहित्यकार इनकी भावनाएं हमेशा मिलती रहती है, जिससे हम सब भाग्यशाली हैं। इसमें ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध छंद के मर्मज्ञ इस्लामी परंपरा का सम्मान करते हुए हम लोगों के बीच उपस्थित होते हैं। इसे हम लोग अपना और हमारी आज समारोह की मुख्य अतिथि ये हैं डॉक्टर अमिता जी, जो प्रधान संपादक हैं, हर विधा पर की लेखनी है और जो समय की समाज की और भारतीय दृष्टि से उनका लेखन है जो मैंने पढ़ा है, देखा, सभी कृतियाँ मुझे हैं मेरे पास और बराबर तो उनका भोलानाथ अध्यक्ष जी जिन्होंने आज मुख्य वक्तव्य प्रस्तुत किया अपने व्यंग के लिए जाने ही जाते हैं और वो अधीर रहते हैं, व्यंग करने के लिए अधीर रहते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान से पहले हम भगवान से अधिक व्यंगकार से क्या व्यंग करते तो व्यंगकार से बहुत ही सावधान रहने की बात दीनदयाल गिरी ने की। सत्य वो क्या नहीं पहले से और आज के संचालक साहित्य परिषद और आज हिंदी कृति का लोकार्पण हुआ है। हमारे साथ बात की बात नहीं प्रिय मेरे समक्ष इस सभागार में वरिष्ठतम कवि हैं। देखिए भाई कमलेश कमलेश जी कभी गीतों के राजकुमार होते थे, आज वो गीतों के सम्राट सबसे सुनते हैं। अरे रामाशय सविता जी के थोड़े दिन में पितामह हो जाए। अरे पितामह तो अभी है, पितामह तो अभी है। थाना जी आपने अच्छा कहा, थाना जी है। और एक दार्शनिक चिंतन के कवि हमारे इसमें राम कुंवर सिंह जी हैं, बड़ी अच्छी दार्शनिक चिंतन पर कविताएं लिखी हैं। मैंने कई कविताएं पढ़ी हैं। अभी एक नई पुस्तक है, उस पर इनका कार्य चल रहा है, थोड़ा बहुत मैंने लिखा है। भावना जी को जानते हैं, भावना से ना जनता का साहित्य का प्रगाढ़ संबंध है। हमारे बक्सर जी अपना बक्सर भी कहते थे, स्थाना जी की उपस्थिति से अभी कहा बोला ना धीरे धीरे की सभा जो है वो बिल्कुल प्रसन्न हो जाती है, मुखरित हो जाती है। मेरी ये शिक्षा जाती थी हम हमारी इतना अच्छा इसका मतलब संगीता भी है, उसमें और आगे हो गया। तो पढ़ने में कैसे पढ़ने में तो मैं अपने जो सभा में बैठे नमन जी हैं, हमारे भाई गुरुदेव जी हैं और हमारे गुप्ता जी हैं, हमारे बंधु हैं और सबसे संघ सम्राट जिन्हें कहा गया संतमारणों में कहता हूँ वो भाई अशोक जी और वैश्वाली जी और सभी कमलेश मृदु जी बैठे हुए हैं और सभी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ और हमारे परम दैवज्ञ श्रेष्ठ वाजपेयी जी अतुल वाजपेयी जी। तो अभी जितने सभी लोग हैं मैं उन सबको नमन करके अपनी बात आरम्भ करता हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अमर से मेरी भेंट कैसे ये मृदुल जी के साथ मेरे घर आए, मृदुल जी के साथ मेरे घर पहुँचे और कुछ बातचीत हुई तो उनको लगा कि मैं कुछ अपने मुक्तक भाषा के संदर्भ में और संदर्भ में मुझे पहली प्रथम दृष्टि में मुझे पहचान में आ गया कि कवि इसका व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत होनहार है।
इसमें पहचानने की क्षमता, पर्यवेक्षण की क्षमता बहुत सूक्ष्म है। अच्छा कवि वो है, सफल कवि वो होता है, रचनाकार वो होता है जिसमें पर्यवेक्षण की शक्ति अधिक तीक्ष्ण होती है, देखते ही पहचान ले कहाँ क्या चीज है। जैसे बालू से चींटी सरकरा निकाल लेती है, चीनी निकाल लेती है, हम आप सब नहीं निकाल सकते। उसी तरह से कवि की दृष्टि होती है, कहाँ से क्या चीज निकालेगा निकालेगा, ये उसकी पहचान है। जैसे पील का वो सब में नहीं आ सकता, पील का बालू में कितना भी बालू हो, एक कम चीनी का पड़ा हुआ है तो वो खोल जरूर लेगी, उसको निकाल लेगी, उन्हें बालू में धंस करके जाएगी, सामान्य रूप से रखेगी। तो ये कवि कर्म है, कवि की प्रतिभा है कि उसको जो विषय जहाँ, उसकी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सफल कवि है, सफल साहित्यकार है, उसके पास विषयों का आधिक्य रहता है, उसके पास विषय की कमी नहीं रहती। जो कवि कहता है मेरे पास विषय की कमी है, वर्ण वस्तु की कमी है, वो कवि अपरिपक्व है। परिपक्व कवि वो होता है, परिपक्व जिस पर विषय का आधिक्य है, उसको विषय का आधिक्य सताता रहता है, इस पर लिखूँ, इस पर लिखूँ, इस पर लिखूँ, ये क्रम बनाता रहता है और वरीयता तय करता है कि पहले मैं किसको अपनाऊँ, किसको लिखूँ चुनूँ। तो क्योंकि वो उसको सब जगह कोई वस्तु मिलती है, वस्तु माने कथा वस्तु, सब जगह उसको वर्ण वस्तु मिलती है, जिस तरफ उसकी दृष्टि जाती है, क्योंकि उसमें नवोन्मेष वाली प्रतिभा है, उसको उसके अंदर तक प्रवेश करके देता है। सामान्य व्यक्ति सामान्य रूप से देखता है, ऊपर ऊपर देखता है, कुछ चीजें देखता है, अपने मतलब की चीजें देखता है, लेकिन कवि अपने मतलब की चीजें देखता, वो देखता है संवेदना, वो देखता है कि जो मैं समाज अपने लिए तो वहाँ गायब हो जाता है, उसका व्यक्तित्व ही सवेरे देखा जाता है। अगर वो अपने लिए देखने लगेगा तो फिर ऊपर ही नहीं जाएगा, तो साहित्यकार नहीं है। साहित्यकार की ही बड़ी क्षमता होती है कि वो वहाँ अपने को बीज की तरह गला देता और एक विशाल वृक्ष खड़ा कर देता है, जिससे बहुत से जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सारी प्रकृति उससे लाभान्वित होती है। उसका कारण एक विशाल साहित्य वृक्ष तैयार करना है, जिससे सभी प्राणी सुखी। तो ये प्रतिभा की बात होती है। सभी कई बार बात आई कि प्रतिभा जो है वो नैसर्गिक होती है, ये दैवी सिद्धांत मान सकते हैं। कुछ वामपंथी लोगों ने, आज विचारकों ने इसको कहा कि ये आहार्य वेद है, मतलब इसको सीखा भी जा सकता है, इसको उत्पन्न भी किया जा सकता है, लेकिन ये बात नहीं है, उसको बढ़ाया जा सकता है। व्युत्पत्ति और अभ्यास, आप अध्ययन करके अभ्यास करके मार्जन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन मूल रूप से वो तत्व होना चाहिए, अंकुरित होना चाहिए, और वो नैसर्गिक ही होता है। ये प्रतिभा अमर जी में है। मैंने इसका पहली बार ही वहाँ अंदाज कर लिया था, आकलन कर लिया था, और वो आकृति आज सामने आ गई है। उनका विषय वैविध्य कितना है, जैसा कि अभी मनोज ने बताया, हर विषय को उन्होंने चुना है। ये दृष्टि की व्यापकता है, जिस चीज को देखा उस पर ही कुछ कविता, कुछ मुक्तक लिखना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई विषय वस्तु आपके पास पूर्व निर्धारित नहीं है, आप कहीं से पढ़ नहीं सकते, कोई प्रसंग नहीं है, कोई कथा नहीं है। आपको उस वस्तु को देख करके, अनुभव करके उसको ऐसे ढंग से कहना है कि वह चुटीला हो, वह संवेद्य हो, आपके हृदय तक, मन तक छू जाए, हृदय में बेच जाए और आपको चलना है। उसकी ये सारी चीजें कवि को करनी है, मुक्तकार को करनी है, क्योंकि वस्तु कुछ है नहीं, उसमें कोई रस उसे ही बनाना है। सारी संवेदना उसको उस वस्तु में जिसने अनुभव किया, देखा है, पर्यवेक्षण किया है, उसको लाना है। इसके लिए अगर जैसे सामान्य कवि सामान्य होता ही नहीं, उसको विशेष का ही दर्जा मिलता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ विशेषण है, वह विशेष है, जो सब विशेषण है, और तो विशेष तो मुख्य चीज है, उसके सारे विशेषण होते हैं, तो देखता रहता है
कि मेरी कविता के लिए, मेरी संवेदना के लिए क्या विशेषण होगा, किसको विशेषण होगा। कवि का एक संकल्प होता है, वो कहता है, जैसे वो ये ध्यान देता है कि काल कर्म कर्ता वचन विचार विहीन, देश काल कर्ता कर्म वचन विचार विहीन, कितनी चीजें हैं। देश है, काल है, कर्ता है, कर्म है, वचन है, विचार है, और इनसे जो रहित है। अगर इनसे रहित इतनी चीजें मुख्य हैं कवि के लिए, पर्यवेक्षक के लिए इतनी चीजें मुख्य। देश काल कर्ता कर्म वचन विचार, इतनी चीजें मुख्य होती हैं। इनसे जो विहीन है, इनसे जो रहित है, ते सुरतर उतर दारदी, वे कल वृक्ष के नीचे भी दरिद्र ही रहेंगे। देश काल कर्ता कर्म वचन विचार अगर विहीन है तो वो सूतन के नीचे ही बैठा रहेगा, तो दरिद्र ही रहेगा। और सुरसर तीर मणि, और गंगा किनारे रहेगा तो मलिन नहीं रहेगा, पैसा का पैसा ही रहेगा। तो कभी इसलिए अलग हो जाता है। तो कभी इन सब चीजों को कवि के पास सब कुछ, देश है, काल है, कर्म है, वचन है, सब कुछ कवि के पास है। कुछ जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है वो देश काल से अलग नहीं होता। सही बात कही गई, देश काल ये करके तो सच्चा कवि वही जो देश और काल को दे सकता है। मैं किस देश में हूँ, किस स्थान पर हूँ और किस काल में, उस काल को भी देखता है। वो इतिहास भी लिखेगा, इतिवृत्त को भी अपने काव्य का विषय बनाएगा, तो भी वो अपने काल को जोड़ करके बनाएगा और अपने काल की समस्याओं को उससे निदान ढूंढेगा, उसे समाधान ढूंढेगा। वो कवि इतिवृत्त नहीं, इतिवृत्त हम क्यों पढ़ेंगे, हम इतिहास क्यों पढ़ेंगे, केवल जानकारी के लिए इतिहास पढ़ा जाएगा, काव्य रूप में नहीं आएगा। लेकिन कवि की विशेषता है कि उस इतिहास में आज की समस्याओं को, आज की संवेदना को, आज की आवश्यकताओं को जोड़, जो काल का पारखी है उस काल को इस काल से वो मिलाता है। उसमें एक क्षमता होती, देश को भी समझता है, स्थान को भी समझता है, तो कर्ता को समझता है। कर्ता कौन है, मैं किसके लिए कह रहा हूँ, जो जिसको मैं ये कृति दूंगा इसमें हर पाठक को क्या मिलेगा, वो मेरी कृति से कैसे प्रभावित होगा, उसको कर्तव्य की प्रेरणा कैसे मिलेगी। सभी पाठक एक जैसे नहीं होंगे, सभी पाठक में समान क्षमता नहीं होगी। फिर वो पाठक कहे कि मेरी बात कही है, जब जो पढ़े वो कहेंगे तो मेरी बात कही गई है। यही कवि की सफलता है, साहित्यकार की सफलता इसी में है। तो कहता है वाह वाह, कब कहेगा मेरी बात कही गई। तो कवि जो है वो साहित्यकार इस बात की परख रखता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो व्यापक समाज के लिए, किसी एक के लिए नहीं। पात्र भले में कोई प्रबंध काव्य है तो एक पात्र ले, लेकिन वो पात्र से उसका कोई मतलब नहीं होता। वो उसको व्यापक बनाता है कि हर व्यक्ति अपने मतलब की उसको और उसे प्रेरणा मिल जाए। पात्र प्रतीक होता है, पात्र प्रतीक है, उसके साथ सारी चीजें हैं। जो भी पढ़ेगा उसको अपने मतलब की चीज कहने की से मिल जाएगी और जो प्रेरणा करेगी। तो इस तरह से कवि जो है या साहित्यकार ढूंढता है, उसकी खोजी दृष्टि होती है, इसीलिए वो खोया सा रहता है। जो भाई प्रमोद जी ने कहा कि पागल और कवि में अंतर नहीं होता है, कभी ठीक पागल ठीक हो जाता है और कभी ठीक नहीं होता है। तो कवि क्या है, कवि का चित्त खोजता ही रहता है, कवि हमेशा अन्वेषण में लगा है, कहाँ क्या चीज मिल जाएगी, उसको अपने मस्तिष्क में सहेजता है। कब की देखी हुई बात का कहाँ किस रूप में मान बना लेगा। उस देखिए कवि की जो सफलता है, जैसे अमर जी ने लिखा है, आप सभी साहित्यकार हैं, कवि की सबसे बड़ी बात अप्रस्तुत विधान है। प्रस्तुत तो है, हम सब जो देख रहे हैं, जो कुछ घट रहा है, जो घटित हुआ है, जो इतिहास है, वो सब हमारे सामने है, और जो घट रहा है उसको हम देख रहे हैं। ये सब प्रस्तुत है, उपस्थित। ये तो हर आदमी देख रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसको कैसे, इस प्रस्तुत को अप्रस्तुत के माध्यम से इसके बराबर का गुण और धर्म के समान का कैसे व्यक्त करें, कौन चीज इसमें ला करके जोड़ें, ये संप्रेषण अमर की जितने भी इसमें पुस्तक हैं उन सब में कोई न कोई बिंदु है। मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है और थोड़ा कुछ विस्तार से मैंने अपनी शुभकामनाएं इसमें दी हैं और कई मुक्तक मैंने इसमें चुने कैसे उन्होंने संवेदना कैसे जागृत हुई इस कवि की। तो ये कहाँ चली गई, तो कभी उस मानवता को खोजता है, उसको लाना चाहता है, सबके सामने उसको रखना चाहता है
और संघ का ये कार्य है कि वो उनको उन चीज़ों को सुरक्षित और संरक्षित रखे, उन भावनाओं को, संवेदनाओं को जो विलुप्त हो गई, तो ताकि मानवता सुरक्षित रहे। यदि मानवता नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा, तो मनुष्य नहीं रहेगा। मनुष्य की संज्ञा मानवता से ही होती है। मानवता भाववाचक संज्ञा है और मनुष्य संज्ञा है। तो मनुष्य की संज्ञा सार्थक होती तभी जब मानवता आएगी, भाव आएगा। मानवता का भाव जितना प्रगाढ़ होगा उतना अच्छा मनुष्य हो। मानवता लुप्त होती जाएगी तो उतना ही मनुष्य केवल पिंजरा रह जाएगा, केवल शरीर रह जाएगा। इसलिए कभी संवेदना को पहचानता है। इसमें जितने भी मुक्तक हैं, किसी न किसी विषय को लेकर के गंभीरता से, तो मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि ये प्रथम कृति है, लेकिन बहुत चिंतन अनुचिंतन करके ही अमर जैसे। और अमर की विशेषता है उसमें तन, कवि के लिए, साहित्यकार के लिए आवश्यक है कि उसका तन, मन और प्रतिभा तीनों का उसमें त्रिवेणी बने। उसका मन साथ दे, मन कल्पना करे तो शरीर भी साथ दे, आलस्य न करे, लिखे और उसके बाद वो उसको वितरित करे, अपनी भावनाओं को, अपनी बात समेट के रुपये में रखने को बांटे भी, वितरित भी करे। तो कवि के साथ इसलिए आवश्यक है। ये बात हमें अमर जी में दिखाई पड़ी। हम अमर में प्रतिभा भी है और शरीर से भी श्रम करते हैं, विनम्रता है, सबके पास पहुँचना, सबसे जहाँ कुछ मिल सकता है, जहाँ कुछ उनके लायक या उन्नति के लिए, उससे वो भजाते हैं, विनम्रता से मिलते हैं। विनम्रता उनकी ही है जो कि मध्यकालीन कवियों में दिखाई जाती है। अति विनम्र कभी इतने अखड़ थे लेकिन विनम्र लोग थे। कभी कभी कहते कि भाई ना मैं कुछ किया न कर सका, न करवे योग शरीर, जो कुछ किया तो कर किया, भया कबीर करे। कबीर इतना बड़ा खड़ा तो कहता है कि जो कुछ किया तो भाई किया, भया कबीर कबीर। तो बिना ये अमर में की बात देखने के लिए, और हम सब लोग ये मानते हैं कि अमर में बड़ी संभावना रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे बड़े कर्म होंगे। ये हम लोगों की शुभकामनाएं हैं और आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, इस पूरे सभागार की तरफ से मैं उनको आशीष देता हूँ कि वे बड़े कर्म, प्रतिष्ठित कर्म हों और चेतना और ले जाएंगे। उनको एक नवोदित साहित्यकार मिला है और प्रमोद जी जैसे और हमारे वाजपेयी जैसे, सब लोगों जैसा आशीर्वाद उनको है, मार्गदर्शन है। निश्चित रूप से वो बहुत जुम्बी साहित्यकार बनेंगे के साथ मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां। और आप लोगों से अनुरोध है कि 5 मिनट आप लोगों का और समय यहीं पर लूंगा। सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है जो आपको जगह पर ही दिया जाएगा। पुस्तक वितरण भी अशोक अंजान जी, नाश्ता भी यही, पुस्तक भी यही, तो आइए तुरंत। और मैं भाई अरविंद झा जी से अनुरोध करता हूँ कि आए कृपया और धन्यवाद ज्ञापित करें सभी के प्रति। धन्यवाद प्रमोद जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जैसा कि भाई प्रमोद जी ने बता ही दिया है कि सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था आपके सीट पर ही है। चाय पहले फीकी वाली है, उसके बाद फीकी वाली है। और आप अपने, जैसे कि कहा जाता है कि व्यस्ततम कार्यक्रम को छोड़ करके भाई अमर जी को आशीष देने यहाँ पर आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ और भाई अमर जी को सबकी तरफ से आशीष देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः कृपया सीट का छोड़ें। हाँ, यहीं पर सारी व्यवस्था है, उसके बाद आप अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। अब आप लोग जो अगल बगल में बात कर रहे थे पूरी कर लीजिए जो छूट गई हो।